हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन की इस क्लास में आज हम आपको यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग सिखाने वाले हैं। किस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय आपको देयर का प्रयोग करना होता है और किस प्रकार से आप देयर को सेंटेंसेस के अंदर प्रयोग करते हो, वो सब कुछ आज आप यहाँ पे सीखने वाले हो। और इस क्लास के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज भी दी हुई होगी। तो अगर आपने देयर के प्रयोग को यहाँ पे ठीक से सीख लिया है या ऑलरेडी आपको अगर देयर का प्रयोग करना आता है तो आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व ज़रूर करना, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर कहीं पर कोई गलती होगी तो मैं उसको ठीक करूँगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी पता लगेगा कि आपको कितना देयर का प्रयोग करना आता है। इससे पहले की ट्रांसलेशन की क्लासेस में हमने आपको इट का प्रयोग करना सिखाया था और उससे पहले हमने वर्ब टू बी की फॉर्म इज़, एम, आर, वोज वर का प्रयोग करना भी सिखा दिया है। अगर आप उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो। और चाहे आपको इंग्लिश बोलना सीखना हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपको ट्रांसलेशन आना ही चाहिए। विदाउट ट्रांसलेशन ना तो आप इंग्लिश बोल पाओगे, ना तो आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन तरीके से कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग। देखिए किस तरह के सेंटेंसेस में आपको देयर का प्रयोग करना है और देयर का प्रयोग किस तरह से करोगे, उसके लिए आपको इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले लिखा है, जिन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या ना होना बताया जाता है तो उन वाक्यों की शुरुआत देयर से करते हैं। ठीक है, अर्थात जिन सेंटेंसेस में कोई चीज़ है या नहीं है, जब इस तरह की बात को बताया जाता है तो उस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको देयर का प्रयोग करना होता है और उस सेंटेंस की शुरुआत ही देयर से करते हैं। जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इन सेंटेंसेस में, अर्थात किन सेंटेंसेस में जहाँ पे किसी बात का होना या ना होना बताया जाता है, तो इन सेंटेंसेस में देयर का कोई अर्थ नहीं होता और यह इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में जो है देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और इसको जो है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। वैसे देयर मीन्स वहाँ होता है ना, तो यहाँ पे वहाँ से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि देयर के बाद वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वोज वर, इनमें से कोई एक लिखते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होगी तो इज, एम, आर में से किसी एक को लिखेंगे और अगर पास्ट टेंस की बात हो रही होगी तो वोज या वर में से किसी एक को लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू में नहीं लिखा जाता, देयर से शुरुआत करते हैं, फिर इज, एम, आर, वोज, वर में से किसी एक को लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरह से करके इस तरह के सेंटेंसेस को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और इज, एम, आर प्रयोग करने का जो तरीका है वो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो वॉच कर लीजिए, वहाँ से पता लग जाएगा। वोज वर का प्रयोग करने का क्या तरीका है वो भी आपको वहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, तो जैसे एक ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सुविकारात्मक वाक्य, अर्थात जहाँ पर जो है नेगेटिविटी भी नहीं होती, यानी कि नेगेटिव वर्ड का प्रयोग भी नहीं होता और इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग भी नहीं होता, उनको सुविकारात्मक अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है, एक राजा था। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि जिन सेंटेंसेस में किसी चीज़ का होना या ना होना बताया जाता है तो वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस है, एक राजा था, तो एक चीज़ का होना पाया जा रहा ना यहाँ पे कि राजा था,
यहाँ पे नहीं होना नहीं पाया जा रहा है बल्कि होना पाया जा रहा है कि एक राजा था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम देयर से शुरू करेंगे। तो एक राजा था, ट्रांसलेशन हो जाएगी देयर वॉज ए किंग। क्योंकि एक राजा की बात हो रही है इसलिए वॉज लिखा गया है। सिंगुलर नंबर जो है नाउन है, अगर ये किंग्स होता तो फिर यहाँ पे वर का प्रयोग होता, यानी कि एक वचन नाउन के साथ वॉज पास्ट टेंस में, और जो प्लूरल नंबर नाउन्स होते हैं उनके साथ जो है वर का प्रयोग करते हैं। तो एक राजा था, देयर वॉज ए किंग, सिंपल है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आकाश में तारे हैं। ठीक है, तो तारों का होना पाया जा रहा ना आकाश के अंदर। अभी हमने ऊपर बताया था कि जब किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए तो देयर का प्रयोग करते हैं। तो आकाश के अंदर तारों का होना यहाँ पर पाया जा रहा है, इसलिए जो है देयर का प्रयोग करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, आकाश में तारे हैं, तो देयर आर स्टार्स इन द स्काई। चूँकि एक से अधिक तारे हैं, ये नाउन जो है ये प्लूरल नंबर में है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है। अगर सिंगुलर नंबर होता तो इज का प्रयोग होता। ठीक है, आई के साथ एम, बहुवचन नाउन के साथ आर, और एक वचन नाउन के साथ जो है इज का प्रयोग होता है। तो तारे, एक से अधिक तारे हैं इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। तो देयर आर स्टार्स इन द स्काई, आकाश में तारे हैं। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा के अंदर विद्यार्थियों का होना पाया जा रहा, इसलिए इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन देयर से स्टार्ट करेंगे। तो देयर आर, चूँकि विद्यार्थी एक से अधिक हैं, ये प्लूरल नंबर में है और प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे होता मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी थे तो फिर वर का प्रयोग करते, चूँकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर 30 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, एस लगाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स करेंगे इसको। तो देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो सेंस क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता के चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। और अब तक आपने जो देयर का प्रयोग पढ़ा है, तो सबसे आसान तरीके में आज आप देयर का प्रयोग समझो, मैं ये चाहता हूँ। मेरे चाचा के घर एक तोता था। ठीक है, तो चाचा के घर पे तोते का होना पाया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन जो है वो देयर से शुरू होगी। तो मेरे चाचा के घर एक तोता था, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी। एक तोता था तो सिंगुलर नंबर नाउन है, अर्थात एक वचन संज्ञा है, तो वो जाएगा, पास्ट टेंस की बात हो रही है चूँकि था। तो मेरे चाचा के घर एक तोता था, अर्थात देयर वॉज ए पैरट एट माई अंकल्स हाउस। देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है चाचा के घर पर, तो मेरे चाचा के घर पर एक तोता था। क्वाइट सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। देयर वॉज ए पैरट एट माई अंकल्स हाउस। ठीक है, तो कुछ और भी रूल्स रेगुलेशन इसके हैं जो हम आपको अब इधर बताएंगे। ये एक और नियम इसका है, अभी 3 नियम हमने पीछे पढ़े थे, लेकिन एक रूल और ये भी है कि कभी कभी देयर का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अभी जितने भी सेंटेंस हमने आपको पढ़ाए तो उनमें सभी में देयर का प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ था, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर देयर का प्रयोग शुरू में नहीं होता, वो बीच में होता है। जैसे कि
एक समय एक राजा था, यानी अगर सिंपली होता एक राजा था जैसे कि पहले था तो देयर वॉज ए किंग, लेकिन इसमें यह लग गया एक समय एक राजा था, तो एक समय और ऐड हो गया, तो सबसे पहले एक समय इसकी ही अंग्रेजी लिखेंगे, तो वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। अगर हम इसको ऐसे करें कि देयर वॉज ए किंग वंस अपॉन ए टाइम, तो ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं माना जाएगा और सुनने में भी ओड लगेगा। तो इसका जो सही तरीका ट्रांसलेशन करने का है इस सेंटेंस की, वो यही है कि हम वंस अपॉन ए टाइम से इसको शुरू करें और देयर को उसके बाद लाएं। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग, भाई आगे को तो सेम है, बस वंस अपॉन ए टाइम ही तो लग गया। तो एक समय था, एक समय एक राजा था। ठीक है, अब आप अगला सेंटेंस देखिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा था। इस तरह की तो आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो अब रूल क्या चल रहा है हमारा कि जिन सेंटेंसेस में देयर का प्रयोग शुरू में नहीं होता बल्कि वाक्य के बीच में होता है, तो वो रूल चल रहा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा था। कैसे ट्रांसलेट करोगे आप इसको? सबसे पहले तो आप अंग्रेजी लिखोगे एक समय की बात है इसकी, तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है या एक समय, इसका मतलब एक ही है, तो इसकी अंग्रेजी भी यही होगी वंस अपॉन ए टाइम, एक बार या एक समय की बात है। देयर वॉज, वहाँ था, ए पुअर वुड कटर, एक गरीब लकड़हारा, इन ए विलेज, एक गांव में। तो एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब लकड़हारा था। अब हमने बताया था कि देयर का अपना कोई सेंस, अपना कोई अर्थ यहाँ पे नहीं होता। अगर हम इसको ऐसे कहने लगें कि एक समय की बात है कि वहाँ गांव में एक गरीब लकड़हारा था, तो ये व्याकरण के दृष्टिकोण से, ये ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देयर का कोई भी सेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। इसका एक नियम और भी है जो अब हम आपको बताते हैं, और वो नियम ये है कि कभी कभी टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब भी आ जाता है नहीं? अभी हमने जो है पढ़ा था कि जब देयर का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, उससे पहले हमने पढ़ा जब देयर का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसलेशन करते समय इस तरह के सेंटेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भी आ जाती है। और आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ठीक है, तो किस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करोगे कि इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, तो देयर लिव्ड, देखिए ये जो आ गया ना लिव्ड, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब, जो अभी हमने आपको रूल बताया था, तो यहाँ पे उसका यूज हो गया। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन दिस विलेज, इस गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। तो अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। मैंने इतनी आसान तरीके में आपको समझाने का प्रयास किया है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई दिक्कत होगी, और अगर कहीं आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर वो आप तक नहीं पहुँच पा रहा है तो सिंपली यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, अगर आप इस चैनल पे हो तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए, और नहीं आ रही हैं तो फिर वीडियो वॉच करने का फ़ायदा क्या है। अब ये एक्सरसाइज हमने आपके लिए यहाँ पे दी है। अभी बेसिकली 3 तरह के रूल हमने आपको यहाँ पे बताए जिन सेंटेंसेस में देयर का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। ठीक है, दूसरा था कि जहाँ पे देयर का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, और तीसरा था कि कभी कभी जो है इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब भी आ जाता है। तो इन्हीं तीनों
रूल रेगुलेशन पे आधारित ये 5 सेंटेंसेस हैं। आप ध्यान से इनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। मेरे घर में 3 सदस्य हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, पास्ट में चल रहा है कि प्रेजेंट में चल रहा है? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इज एम आर में से कुछ आना है। अब वो आप सोचना कि क्या आना है। मेरे घर में 3 सदस्य हैं। स्टेशन पर अनेक व्यक्ति थे। पास्ट टेंस में बात चल रही है, इसलिए वोज या वर में से कुछ एक आना है, लेकिन क्या आना है वो आप सोचना। आकाश में बादल हैं, ठीक है। तो आकाश में बादल हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इज एम आर में से कुछ आएगा, लेकिन क्या आएगा वो आप सोचना। एक जंगल में एक शेर रहता था। अब ये थोड़ा हट के वाक्य है, ठीक है। तो इसको किस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है आपने पीछे अभी समझा है, तो एक बार चाहो तो उस रूल को फिर से आप देख लेना। एक समय एक रानी थी। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए भी अभी हमने आपको रूल बताया है। तो अगर उसको आपको देखने की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके उसको भी देख लेना। तो इस तरह से करके आप अगर इन 5 के 5 सेंटेंसेस को सही से ट्रांसलेट कर पाओगे तो इसका मतलब आपको देयर का प्रयोग सही से करना आ गया है। और यदि सही से नहीं भी कर पाए तो जो आप प्रयास करोगे वो प्रयास ही आपका काबिल तारीफ़ होगा, क्योंकि प्रयास करने से ही आज थोड़ा सही बनता है, कल और सही होता है, कल और उसके बाद फिर और सही होता है, और इसी तरह से करके चीज़ें सीखी जाती हैं। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता।